मैले सम्झेको नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक होला कि कुनै ठुला देशका नेसनल मिडियाले नेपालमा आएर नेपालकै प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू लिने या फेरि नेपालकै प्रधानमन्त्रीले तिनीहरूलाई बोलाएर आफ्नो इन्टरभ्यू दिने। यसको पछाडिको मेन रिजन के हो अहिले बुझौँला। तर त्यो इन्टरभ्यू लिने व्यक्तिलाई तपाईले राम्ररी चिन्नु भएको पनि छ, बुझ्नु भएको पनि छ, किनकि ती इन्टरभ्यू लिने व्यक्ति तिनै हुन् जसले आफ्नो च्यानलको टिआरपी र भ्युजको लागि नेपालको बारेमा हुँदो नहुँदो अभद्र टाइटलहरू राखेर न्युज बनाउँथे। तिनीहरूको टाइटल पनि अचम्म खालको हुन्थ्यो के, केपी ओली की इसकी, केपी ओली का इंटरनेशनल अफेयर, चाइना के इशारों पे नाचता हुआ नेपाल आदि इत्यादि सुन्दै रिस उठ्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर इन्टरभ्यू दिन भ्याउनु भयो। तर मैले यो इन्टरभ्यूलाई एकदमै पोजिटिभ लिएको छु र तपाईहरुले पनि लिनुपर्छ, किनभने त्यो व्यक्ति जोसुकै होस् या त्यसमा सोधिएका केही प्रश्नहरू भड्किला भए पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दिएका उत्तरहरू सम्मानजनक छन्। इनफ्याक्ट केही उत्तरहरू त एकदमै सम्मानयोग्य छन्, तैपनि केही कुराहरू अझै स्पष्ट पार्न सकिन्थ्यो। तिनले सोधेका केही प्रश्नहरूको रिक्वेशन्स पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर सायद प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमाय पदमा भएका व्यक्ति भएर होला कि यति धेरै नबोल्न मिल्ने। त्यो इन्टरभ्यू 45-50 मिनेटको लामो इन्टरभ्यू तपाईहरुले पनि स्किप गरी गरी हेर्नुभयो होला। सो मैले त्यही 45-50 मिनेटको इन्टरभ्यूबाट त्यसका केही मेन क्वेशन्स एन्सरहरू काटछाट पारेर एउटा 20 मिनेटको भिडियो बनाएको छु। आउनुहोस् पहिला त्यो इन्टरभ्यू हेरौं, त्यसपछि त्यो इन्टरभ्यू र त्यो इन्टरभ्यूमा सोधिएका प्रश्नहरूको कुरा गरौँला। तो ओली जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत शुक्रिया हमें ये समय देने के लिए। धन्यवाद आपको। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। ये अचानक हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल के मन में कोई बात खटक रही है। जैसे अचानक से परिवार में होता है ना कि छोटे भाई को अचानक कोई बात खटकने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आपको ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो इस दौर से गुजर रहे हैं इस समय? देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में छोटे बड़े ये फीलिंग रखेंगे तभी बॉस होता है। इसमें कुछ जरूर कुछ प्रॉब्लम इस सेंटिमेंट में है और हम चाहते हैं कि हम दो देश, सार्वभौम सत्ता संपन्न देश, सुवरेन देश, दो पड़ोसी देश, दो पड़ोसी मित्र देश जो एक रीजन में रहते हैं, हमारा संबंधों को उसी तरह से जानना चाहिए। ये पुराने ज़माना नहीं है, ये कॉलोनियल एरा नहीं है, ये एरा स्वाधीनता का एरा है, पारस्परिक सम्मान का एरा है। एक चीज़ ये है जिसको हमें मानना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। कर सकते व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स
बहुत छोटे उम्र के हैं अभी, बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। ऐसे छोटे उम्र के हैं, फिर भी प्रेसिडेंट हैं। बड़े राष्ट्र के हों, छोटे राष्ट्र के हों, प्रेसिडेंट हैं। हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता होगा, प्राइम मिनिस्टर का बराबरी का रिश्ता होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के वजह से हिसाब से। इसमें मोदी जी को कोई एतराज़ नहीं है। मोदी जी बराबरी की हैसियत से संबंध बनाने में उनको कोई एतराज़ नहीं है। मगर मेरे बातों को लेकर कि मोदी जी का बराबरी का प्राइम मिनिस्टर हूँ बोला, इसको बुरा मानने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं क्या करूं? मैं हर आदमी के उनके बातों के पीछे तो नहीं जा सकता। मैं देशों का बात कर रहा हूं, व्यक्ति का बात नहीं। इस समय नेपाल कई बार ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में फंस गया है। एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और दोनों को खुश रखना है, दोनों को प्रसन्न रखना है, और ये दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस समय। तो दोनों देशों की आपके साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके साथ रहेंगे, तो आपको भी कभी ये एक डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट होता है दोनों के बीच में एक इक्वेशन बनाकर चलने का? एक चीज़ है, दोनों हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। ये आकार में, जनसंख्या में, डेवलपमेंट में आगे हैं दोनों। हमारे लिए ये खुशी की बात है। जी, लेकिन मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अचानक आपने काला पानी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया, और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। जैसा कि देखिए, भारत को बहुत समर्थन मिला बाकी देशों से, अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, बाकी लोगों से भी, जो लोगों ने कहा कि इस तरह का वायलेशन एलएसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन नेपाल ने नहीं दिया, बल्कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भटकाने वाले हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। आपको मैं समझाऊं, दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता हो जाता। फिर नेपाल का टेरिटरी, उसमें नेपाल का टेरिटरी को शामिल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमने उस नक्शे के ऊपर डिप्लोमेटिक नोट भेजा, वार्ता का प्रस्ताव रखा, और वार्ता के जरिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसको समाधान करना चाहिए। आप लोगों ने जो 8वां एडिशन छपवाया, ये ठीक नहीं हुआ, ये हमने बोला। उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं हुआ। अब गलवान से हमारा क्या लेना देना है? आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त, तो हमको लिखना पड़ा कि ये नहीं करना चाहिए था जी, और फिर रास्ता बनवाया गया हमारे टेरिटरी पर और इनागुरेशन किया गया, उद्घाटन। हमने फिर डिप्लोमेटिक नोट लिखा, रिक्वेस्ट किया, बातचीत किया जाए, ये ठीक नहीं हुआ। गलवान से क्या लेना देना है? वहां उद्घाटन होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का, गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? किसी का साइड लेने का पॉलिटिक्स हमारा पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी। मैं जो सेंटिमेंट की बात कर रहा था, और हम क्योंकि क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो भारत में लोगों को ये लग रहा था कि अगर नेपाल एक एम्पायर है और भारत और चाइना मैच खेल रहे हैं, तो ये जो एम्पायर है ये बार बार भारत के खिलाड़ियों को ही ज़्यादा आउट दे रहा है।
भारत के खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा जल्दी उंगली उठा देता है और चीन के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है, ये एक इम्प्रेशन है। गलत इम्प्रेशन है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक चीज़ कहते हैं और उसमें से आधा हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़े तो भी मैदान का नुकसान ही होगा, हाथी अगर मिल गए तो भी मैदान का नुकसान ये मिल गए तो भी नुकसान होगा, ये इसको हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़ेंगे तो मैदान का नुकसान तो होगा। हम आप मित्र हैं, मगर संदेह है आपके ऊपर। साथ में सोए हैं, नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊं तो मित्र क्या करेगा। मित्र के नाम में बड़ा खतरनाक आदमी मेरे पास में सोने का बहाना कर रहा है, खतरा है, तो नींद नहीं आएगी। आपको किसके साथ अच्छी नींद आ रही है आजकल? आजकल का बात नहीं, नेपाल जो चीन या भारत? नेपाल जो अस्तित्व में है वो संतुलित नीति के साथ, न्यूट्रलिटी, ये तटस्थता की नीति के साथ किसी का पक्ष नहीं लेना। फिलहाल ये अच्छा नहीं लग सकता है, फिलहाल हमारा साइड क्यों नहीं लिया, हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोला। हाँ, ताकत लगाओ, हमको क्यों नहीं बोला, वोटिंग क्यों नहीं किया। ये हो सकता है फिलहाल के लिए, मगर अगर आप उसका दीर्घकाल का नतीजा देखें तो हमारा न्यूट्रलिटी, हम किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हमारा जमीन, हमारा आकाश इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी को भी। भारत जैसा देश क्या कमी था कि गरीब रहा, हिमालय से हिंद महासागर तक क्या कमी था, हिमालय से चमोलंगमा से पैसिफिक तक क्या कमी था चीन में। क्या पॉपुलेशन नहीं था काम करने के लिए? क्यों? इसलिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ वो इनके खिलाफ प्रयोग किया गया। और दूसरे पड़ोस के ऐसे ही हमारे यहाँ, हम तो उपनिवेश कभी नहीं बने, मगर उपनिवेश नहीं बने, गरीब तो बन गए। गरीब तो रहना ही पड़ा हमको, क्योंकि उसका जो असर है वो तो हमको भी पड़ा। नालंदा क्यों जलाया गया था आपको पता है? नालंदा जलाया गया इसलिए एक सम्राट ने बीमार होने से बोला कि हमको बीमार से छुटकारा पाना है, मगर तुम्हारा औषधि हम नहीं लेंगे, धर्म के हिसाब से हम नहीं लेंगे तुम्हारा औषधि, हमको ठीक करना है आपको। तो नालंदा के ऋषियों ने, मतलब प्रोफेसरों ने आइडिया लगाया कि उनको एक मोटा सा किताब दे दी और कहे कि इसके पाने उल्टाते रहो, पाने उलटते रहो और उलटते रहो। 2-4 रोज पाने उलटते रहे, ठीक हो गए। आश्चर्य से उनसे पूछा कि हम कैसे ठीक हो गए, क्या राज है? तो उन्होंने बताया कि आपको पाने पलटाते वक्त ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि पाने ऐसे नहीं पलटते, उसको कुछ ऐसा गिला करना होता है। तो आप उंगली जीभ पर ले जा रहे थे पटक पटक और पाने पलटा रहे थे। वो पाने में औषधि लगाया गया था, तो वो औषधि ऐसे करके आप ले रहे थे, उससे कुछ दिन में आपको ठीक कर दिया। तो इतना डेवलप है, ये तो खतरनाक बात हुआ। हमारा धर्म कैसे आगे जाएगा? इसको तो नष्ट करना पड़ेगा, आग लगा दो इसको। 9 लाख पुस्तकें वहाँ लाइब्रेरी में महीनों तक आग बुझी नहीं थी वहाँ। 4 साल तक। मतलब हमारे पूर्वज तब भी ऐसे थे,
और हमारा मेडिसिन ऐसा इफेक्टिव था। वो धरती का हम बात कर रहे हैं, धरती का इस भूखंड का बात कर रहे हैं, जिसको हमें समझना चाहिए। और आपने जो पूछा, इन सब बातों से उलझना हमें नहीं चाहिए। ये उलझने की बात है। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और ब्रॉड माइंड के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना, कहाँ पर छिद्र है हमको देखना नहीं है, छिद्र में उंगली डालकर बढ़ाना नहीं है, छिद्र हमको ढूंढना नहीं है, अगर सामने आया निपटाना है, आगे बढ़ना है। तरीका हमारा ये होना चाहिए। इसलिए हम भारतीय भाइयों और बहनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें कोई असमझदारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दो पड़ोसी देश हैं, आकार में छोटे बड़े हैं, मगर राष्ट्र की हैसियत से बराबर है। और इस समता के भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से जब हम आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि आप एक प्रधानमंत्री तो हैं, नेता भी हैं, लेकिन आपके अंदर एक हिस्ट्री का प्रोफेसर भी है, एक दर्शन का प्रोफेसर भी है। और हाल के दिनों में आपने जितने लॉजिक्स निकाले, चाहे वो काला पानी, वो भी आपने हिस्ट्री में से निकाला, वो पूरा नक्शे की बात। रामायण के बारे में आपने कहा, वो भी आपने पूरा माइथोलॉजी से और हिस्ट्री से ही निकाला। तो बहुत सारी चीज़ें आप आजकल निकाल रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि भारत के जो नेता हैं या सरकार है, उसको एक प्रधानमंत्री और सरकार से नहीं, एक हिस्ट्री के प्रोफेसर से भी डील करना पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री, एक आपके साथ शायद हिस्ट्री पर भी वाद विवाद करने की ज़रूरत पड़े। हाँ, अगर जेएनयू कुछ ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज करेगा तो भी ठीक होगा कि हम, हाँ, भारत में बहुत सारे विद्वान हैं, मगर जो प्रचार प्रसार होना चाहिए उनके विचारों का, उनका खोज का, उनके अनुसंधान का, और जो हमारे ग्रंथें हैं, हमारे रचनाएं हैं पूर्वजों के और आविष्कार हैं। हमारे पूर्वज ऐसे इनोवेटिव थे और ऐसे रिसर्चर थे जिन्होंने कोई ऐसा पौधे का, पेड़ों का पत्ता नहीं छोड़ा होगा जिसको सिखा नहीं किया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि भारत में 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक राष्ट्रवाद की लहर आई है, एक नया अलग माहौल बना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नेतृत्व में आप भी वही नेपाल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक देश को उसका प्राइड याद दिलाना चाहिए, उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना डालनी चाहिए, जो भारत पश्चिमी देशों के साथ कर रहा है, जो भारत चीन के साथ कर रहा है इस समय, कि हमें भी बराबरी का दर्जा चाहिए, वही आप नेपाल के साथ कर रहे हैं? और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले नज़र आपकी भारत पर ही पड़ गई। हमें अपने राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के उत्पत्ति के, अपने राष्ट्र के इतिहास के, और अपने राष्ट्र ने क्या दिया दुनिया को, उस पर हम गर्व करते हैं कि गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र कहा जाता है। वो नेपाल के कोशी नदी के किनार में, चतरा में कौशिक ऋषि ने लिखा था। मंत्रों का मंत्र, सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र कौशिक ऋषि ने कोशी के किनार में लिखा था। व्यास यहीं तपस्या करते थे। ये तपस्या ही करते थे नहीं, ये तपोभूमि तो है। तपोभूमि क्यों? ज्ञान भूमि है, ध्यान भूमि है। ध्यान का आविष्कार यहीं से हुआ था, योग का आविष्कार यहीं से हुआ था। इसलिए हमारे पास गर्व करने लायक चीजें हैं, गर्व करने के। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तो फिर भारत और नेपाल का ये जो कल्चरल अलाइनमेंट है, पुराने जो चलता आ रहा है, हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है, ये कैसे बना रहे इस समय, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे? और जो हाल की ये जो विवाद हुए हैं, ये आपके हिसाब से कैसे सुलझ सकते हैं ताकि वही पुराना ज़माना लौट आए? क्योंकि देखिए, उधर चीन भी बहुत विस्तारवादी सोच वाला देश बन रहा है।
तो आपका सजेशन क्या होगा? हाँ, चीन के बारे में इंडिया का रीडिंग फीलिंग एक हो सकता है। आपने हमसे उस पर सहमति असहमति कुछ ढूंढा भी नहीं और हमको बताना भी जरूरी नहीं है। नहीं, आप भारत के पर्सपेक्टिव से सहमत हैं या नहीं है? जब भारत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, भारत से कई भाषाएं हमारा मिलता जुलता है। जैसा अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जी बिल्कुल, टूटी फूटी हिंदी, ये पढ़ा हुआ हिंदी नहीं है, ऐसा ही बोल लिया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी ही नहीं, नेपाली भी नहीं समझते, कई भाषा भाषिकाएँ हैं। और एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि हमारा परसेप्शन क्या है। हमारा कोसी नदी है, गंडकी नदी है, कर्णाली नदी है, जो भारत में जाते हैं, उनकी मछली को बॉर्डर पता चलता है? ये बॉर्डर पता भी नहीं चलता। हमारे बॉर्डर इलाका में जो चिड़ियाएँ हैं वो इधर से उधर जाते हैं, उधर के गाछी में बैठते हैं, इधर आते हैं, इधर की गाछी में, उधर के धान खाते हैं, इधर के गेहूँ खाते हैं। इनको बॉर्डर का पता नहीं है। पर उनको अब नया ये नक्शा दिखाना पड़ेगा आपका? इसको मानना पड़ेगा। उनको नक्शा दिखाने का ज़रूरत नहीं है। नक्शा हम आपको देखना होगा कि असलियत क्या है। अब इसमें हमको ये चाहिए कि हम दरअसल सच्चाई को कबूल करें, तथ्यों को मानें और फीलिंग को समझें। ये जरूरी है। फीलिंग को आधारहीन फीलिंग को नहीं, सच्चाई पर आधारित, तथ्यों पर आधारित, प्रमाणों पर आधारित फीलिंग्स, उनको समझना चाहिए। इसलिए इंडिया ने नक्शा छापा नहीं है। इंडिया ने तो नक्शा छापा है अपना देश का। तो हर देश अपने नक्शा छापते हैं ना, अपने टेरिटोरी को समेट कर छापते हैं ना। विवाद है तो नहीं, नक्शा नहीं छापते। अब पाकिस्तान के साथ आपका विवाद हो गया, आप नक्शा तो छापते हैं, अपना टेरिटोरी जो मानते हैं आप उसको मानकर। पाकिस्तान जो अपना टेरिटोरी मानता है उसको मानकर फिर छापता है। जिस दिन वो विवाद निपटारा हो जाएगा, एक ही प्रकार का नक्शा बनेगा। हाँ, ये है बॉर्डर। अगर चीन ने ऐसा किया होता तो आप चीन के साथ भी ऐसे ही करते? मैं आपको ये बताऊं कि हम सोवरेनिटी के, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सवाल में किसी से कम, किसी से ज़्यादा व्यवहार नहीं करते। किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा हुआ, किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा नहीं हुआ। किसी ने कुछ गलत किया तो वो भी ठीक है, किसी ने गलत किया तो सचमुच गलत है। ये हमारा इंसाफ नहीं है। हम हर किसी के साथ समान व्यवहार करेंगे, हर किसी के साथ। ओली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपने जो हिंदी में हमसे बात की है, भारत के जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी बात सुनेंगे और उन्हें आपका जो व्यू पॉइंट है वो उनको पता चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला एउटा सानो प्रश्न म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु कि आजभन्दा ठिक 6 महिना अगाडि भारतीय मिडियाले एउटा न्युज छापेका थिए तपाईको व्यक्तिगत चरित्रमाथि। तपाईलाई याद छ त्यो न्युजको टाइटल के थियो? तपाईलाई याद छ? मलाई याद छ। त्यो न्युजको टाइटल थियो केपी ओली की इस्किया या केपी ओली का इंटरनेशनल अफेयर। तपाईले बिर्सिनु भयो। दुनियाँलाई थाहा छ गोदी मीडिया दुनिया की सबसे गंदी मीडिया है र तपाईले आज तिनीहरूलाई इन्टरभ्यु दिनको लागि आफ्नो बहुमूल्य समय निकाल्न सक्नुभयो र आज फेरि अर्कोचोटि तिनै मिडियाले एउटा थप नयाँ न्युज बनाउँदैछन्। त्यो न्युजको टाइटल के हो थाहा छ? सगरमाथा भारत का है। यसको बारेमा सायद यो न्युज पनि तपाईको कानसम्म नजाला, तर मैले नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु तिनीहरूको कानसम्म पुग्ने गरेर हिन्दीमै। जय नेपाल।